अच्छा जी, आज का लेक्चर हमारा डिफरेंशियल किनेमैटिक्स की एग्जांपल से मुतालिक है। हम लोगों ने लास्ट वीक में डिफरेंशियल किनेमैटिक्स की थ्योरी कवर की थी और इस वीक में हम लोग कुछ उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। ये रोबोट है एक स्फेरिकल रोबोट। ये रोबोट हम पहले देख चुके हैं। उसका डीएच टेबल हमें गिवन है जिसके अंदर ये 3 रेवोल्यूट जॉइंट्स हैं और एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है। ठीक है, इसकी फॉरवर्ड किनेमैटिक्स और इसके इन्वर्स किनेमैटिक्स हम लोग पहले कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो आज उसको एक्सटेंड करते हैं डिफरेंशियल किनेमैटिक्स के लिए। और सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके अंदर जो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स का फंक्शन है उसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जनरल फॉर्म में है x इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। और x इस केस में हम लोग सिर्फ पोजीशन ले रहे हैं। और आप याद करें कि पोजीशन डिटरमिन करने में ये जॉइंट नंबर 4 इसका कोई रोल नहीं था। ठीक है, ये रोटेशन है, Q4 है एक रोटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर। तो इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करने में इस Q4 का कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली अगर हम एंड इफेक्टर की सिर्फ पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास ये पोजीशन फंक्शन है Q1 से लेके Q3 तक 3 एंगल्स का, 3 जॉइंट्स का। जो चौथा जॉइंट है Q4 वो इस इक्वेशन में पेयर नहीं होता। ठीक है, हमारे पास x क्या है? x हमारे पास कार्टेशियन स्पेस को स्पेसिफाई करता है, x y एंड z। और ये वेक्टर है। और हमारे पास q जो वेक्टर होगा जॉइंट स्पेस के लिए उसमें Q1 Q2 और Q3 हैं। ठीक हो गया। फॉरवर्ड किनेमैटिक्स जब हमने इसके सॉल्व किए थे तो हमारे पास एक 4x4 का ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आया था जो हमें प्रोवाइड कर रहा था पोज ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस। उसका जो सिर्फ ट्रांसलेशन पार्ट था वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर लिख लेते हैं x y एंड z जो कंपोनेंट्स थे they were equal to C1 S2 Q3, इसी तरह S1 S2 Q3 और C2 Q3। ये इक्वेशंस हमें बताती हैं कि इसके अंदर कहीं पर Q4 अपीयर नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये जो हमने 2 लिखा है इसको ज़रा सा नीट करके लिख लेते हैं, C1 S2 Q3। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशियल किनेमैटिक्स हमने यहाँ से स्टार्ट करना होता है कि हम सबसे पहले डीएच टेबल गिवन होगा, हम उसके बाद उसके रोबोट को ड्रॉ करेंगे, रोबोट को ड्रॉ करके हम फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालेंगे जिससे हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम अगर सिर्फ पोजीशन ओनली डिफरेंशियल किनेमैटिक्स में इंटरेस्टेड है तो हम एक्स वाई जी इस चीज़ को इक्वेट करेंगे जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई थी फॉरवर्ड किनेमैटिक्स की, इसके अंदर जो ट्रांसलेशन पार्ट है उसके साथ इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ क्यू आ गया, ये हमारे पास एक्स है एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। तो ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिखी है दिस इज एफ ऑफ क्यू। ठीक है, ये एक्स की मैपिंग दिखा रहा है, वाई की और जी की, कि वो किस तरह Q1 Q2 Q3 पर डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर हम इसका जकोबियन लिखें तो जकोबियन का साइज़ कितना होगा? सबसे पहले तो ये चीज़ डिटर्मिन करनी है कि जकोबियन का साइज़ कितना होगा। हमारे पास जकोबियन का साइज़ होगा, इसके अंदर 3 जॉइंट्स हैं, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, और हमारे पास x y z 3 वेरिएबल्स हैं
कार्टेशियन स्पेस जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जैकोबियन मैट्रिक्स हमारा 3x3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो जनरल फॉर्म में जैकोबियन किस तरह होगा वो यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास जैकोबियन जनरल फॉर्म में होगा dx बाय dq1 dx बाय dq2 dx बाय dq3, ये इसकी पहली रो हो जाएगी। उसके बाद dy, वाई को थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं, dy बाय dq1 dy बाय dq2 dy बाय dq3। इसी तरह जो इसकी थर्ड रो होगी वो dz बाय dq1 dz बाय dq2 और dz डिवाइडेड बाय dq3। तो ये जनरल फॉर्म में हमारे पास जैकोबियन की मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें? नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस x वाली टर्म को c1 s2 q3 को पहले इसको q1 से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q1, फिर विद रिस्पेक्ट टू q2 और फिर विद रिस्पेक्ट टू q3। तो हमारे पास ये जैकोबियन मैट्रिक्स की पहली रो आ जाएगी। फिर हम y को इसी तरह q1 q2 q3 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास दूसरी रो जैकोबियन की आ जाएगी। फिर हम इस z फंक्शन को q1 q2 और q3 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा, इसकी तीसरी रो आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। जैकोबियन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। होपफुली इसके अंदर आ जाएगी। सबसे पहली टर्म है c1 s2 q3 को, उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q1 तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ q1 साइन ऑफ q2 और q3। ठीक है, उसके बाद हम इसको विद रिस्पेक्ट टू q2 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोसाइन ऑफ q1 कोसाइन ऑफ q2 एंड q3। ठीक है, इसी तरह फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q3 तो हमारे पास आ जाएगा कोसाइन ऑफ q1 एंड साइन ऑफ q2। ये हमारे पास इसकी पहली रो कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसकी दूसरी रो बनेगी, अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q1 तो हमारे पास c1 s2 q3, फिर आ जाएगी हमारे पास s1 c2 q3 s1 और s2। ये तीसरी टर्म ये q1 पे डिपेंड नहीं करती, z जो है इसके अंदर कहीं पर q1 नहीं आता किसी भी फॉर्म में, तो ये यहाँ पे टर्म ज़ीरो हो जाएगी। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू q1 तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद दूसरी q2 के साथ जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ q2 टाइम्स q3, और जब हम इसको q3 से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कोसाइन ऑफ q2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जैकोबियन आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना होता है कि इस जैकोबियन का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस जैकोबियन का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो हमारे पास आता है कुछ इस तरह से, माइनस साइन ऑफ q2 क्यूब एंड q3 स्क्वायर्ड माइनस
कोसाइन ऑफ Q2 स्क्वेयर्ड, इसको नीट कर लेते हैं, स्क्वेयर्ड साइन ऑफ Q2 इंटू Q3 स्क्वेयर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। और इसके बाद हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें अगर हम कॉमन ले लें माइनस, सॉरी, अगर हम इसमें कॉमन ले लें माइनस S2 Q3 स्क्वेयर्ड, ये चीज़ अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ बच जाएगी, ये बच जाएगी S2 स्क्वेयर्ड प्लस C2 स्क्वेयर्ड। ठीक है, और ये सारी टर्म हो गई 1, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जैकोबियन का डिटर्मिनेंट क्या बन गया, जैकोबियन का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया इज इक्वल टू माइनस S2 Q3 स्क्वेयर्ड। ठीक है, ये हमारे पास इस जैकोबियन का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने देखना ये है कि इसकी सिंगुलैरिटी कहाँ पर आएगी। तो हमें पता है कि मैथमेटिकली सिंगुलैरिटी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट कहाँ कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, पहली जगह जहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा है, पहली जगह जहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो रहा है जब हमारे पास S2 की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, यानी साइन ऑफ Q2 जब हमारे पास ज़ीरो हो। किसी भी एंगल का साइन कब ज़ीरो होता है, जब हमारे पास वो एंगल या ज़ीरो के बराबर हो या पाई के बराबर हो। ठीक है, ज़ीरो और पाई के केस में हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, एक और केस भी है जब ये इक्वेशन डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो होगा, वो क्या है, जब हमारे पास Q3 ज़ीरो हो। तो ये दोनों केसेस अभी हम कंसिडर करेंगे। पहला केस ये था जब हमारे पास S2 इक्वल टू ज़ीरो, जिसका मतलब है Q2 ज़ीरो है या फिर पाई है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि हमारे पास Q3 वो ज़ीरो है। तो ये दो केसेस, ये सिंगुलर कन्फिग्रेशन हमें बता रहे हैं इस रोबोट की। अच्छा, हमारे पास ये दो सिंगुलर कन्फिग्रेशंस आ गई, एक S2 इक्वल्स टू ज़ीरो पर और दूसरी Q3 इक्वल्स टू ज़ीरो पर। और S2 इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब ये है कि Q2 ज़ीरो होगा तो एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन है, या Q2 पाई के बराबर होगा तो भी एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन है। इसी तरह Q3 इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर भी एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसको देख लेते हैं कि विजुअली ये कैसा नज़र आएगा। देखिए, यहाँ पर हमने रोबोट ड्रॉ किया है विथ Q2 इक्वल्स टू ज़ीरो। Q2 इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब ये है कि अब हमारा रोबोट कंस्ट्रेंट हो गया है अलॉन्ग दिस Z एक्सिस। फिजिकली हम देख सकते हैं इस पोजीशन में जब Q2 हमारे पास ज़ीरो होगा तो ये कंस्ट्रेंट हो गया है अलॉन्ग दिस Z एक्सिस। Q3 को चेंज करेंगे तो एंड इफेक्टर अलॉन्ग Z एक्सटेंड करेगा, और Q1 को अगर रोटेट करेंगे तो इसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब इस Z एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सटेंड कर रहा है ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रेंट है इसके मोशन में, जिससे पता चलता है कि ये एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और Q2 इक्वल्स टू पाई पे क्या होगा, यही लिंक नीचे को एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ये लिंक यहाँ से नीचे को एक्सटेंड हो जाएगा। ये कन्फिग्रेशन Q2 इक्वल्स टू पाई की हो जाएगी। उसमें भी यही कंस्ट्रेंट होगा। यहाँ पे अगर Q2 इक्वल्स टू पाई लिख देते हैं तो Q इक्वल्स टू पाई पे क्या होगा कि ये लिंक नीचे को एक्सटेंड कर रहा होगा, लेकिन अगेन कोई सूरत नहीं है कि हम इस लिंक को मूव कर सकें किसी और
एक्सिस की तरफ, ये एक्सटेंड कर रहा है सिर्फ जी एक्सिस में, पूरी 3D स्पेस में मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक एक बड़ा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, कि Q1 और Q3 को चेंज कर रहे हैं, लेकिन एंड इफेक्टर आर्बिट्रेरीली किसी भी जगह पे हम उसको मूव नहीं करा सकते, सिर्फ एक जी एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटेंड हो रहा है जब हम Q3 को चेंज करते हैं। और अगर Q3 को चेंज करने से एंड इफेक्टर चेंज हो रहा है और इससे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे सिंगुलैरिटी है, तो इसको देख लें कि अगर हम Q1 को चेंज करते हैं तो एंड इफेक्टर की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो गोया Q1 इट हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू मूव द एंड इफेक्टर। Q1 को चेंज करने से एंड इफेक्टर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दस इट इज़ अ सिंगुलर कन्फिग्रेशन। दूसरी सिंगुलर कन्फिग्रेशन हमने देखी थी एक्सक्यूज मी, दूसरी सिंगुलर कन्फिग्रेशन हमने देखी थी Q3 इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्ट करती है। तो ये ट्रिवियल केस है। Q3 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारा एंड इफेक्टर है, वो एंड इफेक्टर हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, ये एक्सटेंशन Q3 0 हो गई है, एंड इफेक्टर इस पोजीशन पर आ गया। जब एंड इफेक्टर इस पोजीशन पर आ गया, अब मैं Q1 को चेंज करूं या मैं Q2 को चेंज करूं, दोनों को चेंज करने से, Q1 को चेंज करने से, Q2 को चेंज करने से, जबकि Q3 0 होगा, तो मेरा ये एंड इफेक्टर इस 0 पॉइंट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वो ये 0 पर ही रहेगा। तो इस सूरत में Q1 और Q2 दोनों को हम वेरी करेंगे, लेकिन एंड इफेक्टर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये तो इसका इंट्यूटिव सेंस हो गया कि हम किस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रोबोट एक सिंगुलर कन्फिग्रेशन में अपनी मैथमेटिक्स को डबल चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रीवियसली ये जो मैथमेटिक्स सारी सॉल्व की, इसके अंदर हो सकता है हम कहीं पर मिस्टेक कर दें, डेरिवेटिव निकालते हुए मिस्टेक कर दें, कहीं जैकोबियन निकालते हुए मिस्टेक कर दें। तो हमारे पास जो सिंगुलैरिटी के डिफरेंट केसेस आते हैं, उनको हम डबल चेक करना चाहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि हमने जो सिंगुलर कन्फिग्रेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं कि Q2 इक्वल्स टू 0 पाए और Q3 इक्वल्स टू 0, क्या हम विजुअली भी उनको इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। वो हमारी मैथमेटिक्स को प्रूव या डिसप्रूव कर देती है, हमने मैथमेटिक्स जो की वो ठीक है कि नहीं। और उसको चेक करने का तरीका क्या है कि हम किसी एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहले हमारा Q2 इक्वल्स टू 0 के ऊपर एक सिंगुलर पोज था, वो हमने अप्लाई किया, तो हमने देखा कि हमारा लिंक रिस्ट्रिक्ट हो गया अलॉन्ग जी एक्सिस, और एक बड़ी निशानी कि Q1 को चेंज करने से एंड इफेक्टर पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह जो Q2 इक्वल्स टू पाई के केस में भी सेम था, वो एक्सटेंड हो रहा है नेगेटिव जी की तरफ, लेकिन Q1 इसको, इसकी एंड इफेक्टर पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। तो ये इट मेक्स सेंस कि हमने जो मैथमेटिक्स में निकाला Q इक्वल्स टू 0 और Q2 इक्वल्स टू पाई, ये दो सिंगुलर कन्फिग्रेशन है। फिर हमने तीसरी सिंगुलर कन्फिग्रेशन ये थी कि Q3 इक्वल्स टू 0, Q3 इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो एंड इफेक्टर इस ओरिजिन पर आ जाएगा। Q1 को चेंज करें, Q2 को चेंज करें, इसकी पोजीशन एंड इफेक्टर की चेंज नहीं होगी। तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई एक तरह से कि हमने ये जो तीन कंडीशंस चेक, तीन कन्फिग्रेशंस निकाली थी सिंगुलर, वो ठीक है। ठीक है, तो इस तरह की एग्जांपल्स बहुत कॉमन होंगी आगे हम इस कोर्स में, कि हमें एक डीएच टेबल गिवन होगा और हमें कहा जाएगा कि अब ये डीएच टेबल गिवन है, अब आप इसको कंप्यूट करना शुरू करें। तो हम सबसे पहले रोबोट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जब हमें डिफरेंशियल किनेमैटिक्स निकालना होगा, तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड किनेमैटिक्स निकालेंगे, उससे हम डिफरेंशियल किनेमैटिक्स निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग उसका जैकोबियन फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जैकोबियन का डिटर्मिनेंट 0 कहाँ पर होता है। ठीक है, उससे हमें सिंगुलर कन्फिग्रेशंस मिलेंगी, और यानी हम जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें सिंगुलर कन्फिग्रेशंस मिल जाएंगी मैथमेटिकली। फिर हम अपने मैथमेटिक्स को डबल चेक करने के लिए उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, सॉरी, विजुअल, उसकी हम विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन इस टैबलेट पे लिखना काफ़ी
मुश्किल है। विजुअल इंस्पेक्शन हम उसकी करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे कि हमने जो मैथमेटिक्स के ज़रिए सिंगुलर कॉन्फ़िगरेशंस निकाली थी दे मेक सेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जॉइंट स्पेस और कार्टेशियन स्पेस का आपस में क्या लिंक है।